हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज से हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें जो है एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हमने जो है इसमें सम्मिलित किया हुआ है। जहां से प्रश्न आपके बनेंगे वो इसकी गारंटी है कि दोस्तों जो भी प्रश्न सीटेट में बनेंगे एनसीईआरटी से, वो सभी प्रश्न जो है यहीं से बनेंगे। दोस्तों, आपको पता हो कि जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और खासकर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो अगर उनका बैकग्राउंड सोशल साइंस है, तो वो लोग जो है एनसीईआरटी को जो है क्लास 6 to 8 पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, इसीलिए जो है मैक्सिमम लोग जो है एनसीईआरटी सीटेट को जो है पास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज से एनसीईआरटी की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों को आज से जो है शाम को एक वीडियो एनसीईआरटी की जो है रेगुलर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी जो है ये है कौन सी एनसीईआरटी हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये है एनसीईआरटी, ये है क्लास 6 प्राचीन भारत, यानी हम लोग जो है आज से हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है क्लास 6 की, उसमें जो है टोटल जो है 12 चैप्टर दिए हुए हैं। देख लीजिए आप लोग, ये है आपका पहला चैप्टर यहाँ से, और ये है आपका 12वां चैप्टर। आपके 12वां चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। और आपके जो पहले चैप्टर का नाम है वो क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है पहले चैप्टर की जो है शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल विराज पाठशाला से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों हो सके तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी अपडेट हो तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे लोग भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो वो सबसे पहले लोग कहाँ पे रहना स्टार्ट किए थे, वो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहना शुरू किए थे। तो प्रश्न इसी तरह पूछेगा कि सर्वप्रथम लोग कहाँ पर रहना शुरू किए थे, तो वो लोग सबसे पहले रहना शुरू किए थे नर्मदा नदी के तट पर। और वो लोग क्या थे, तो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है कि जो भी जंगल की चीजें थीं उस समय, वो लोग अपने भोजन के लिए और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसको अपने पास रखते थे या उसका संग्रह करते थे। इसी कारण उसे उन लोगों को कुशल संग्राहक कहा गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर 8,000, कहाँ कब, तो 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो किस फसलों को, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को सबसे पहले कहाँ उपजाना आरंभ किया, तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। दोस्तों, जो जो चीजें हाईलाइट की गई हैं वो समझिए वो सब बनने वाले और छपने वाले प्रश्न है यहाँ पे, बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। जो जो चीजें हाईलाइट है उसको आपको जो एकदम याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय तथा बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे पहले कौन सा पशु जो है या कौन सा जानवर पालतू बनाया गया, तो वो है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है पहला जो सबसे पहले जो है पालतू बनाया गया था। वो आगे के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर पूर्व में गारो, देखिए उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में क्या है, विंध्य पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ कहाँ हुआ, तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ। और देखिए, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया है, तो वो विंध्य के जो है उत्तर में उपजाया गया था। यहीं पे सीटेट आपको क्या करेगा, लिख देगा जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वह स्थान विंध्य के दक्षिण में स्थित है। और अगर आप लोगों ने उत्तर और दक्षिण में ध्यान नहीं दिया तो आपका प्रश्न यहीं से गलत हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जो जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको जो है भेज दिया जाएगा।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो सबसे पहले आरंभिक नगर कहाँ बसे? तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों और समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आगे वाला। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल में मगध का विकास हुआ। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मगध का विकास कब हुआ और कहाँ हुआ। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के दक्षिण में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल में मगध का विकास हुआ था। दोस्तों ये देखिए पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि जो जो पॉइंट को हाईलाइट किया है वहां से प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है। तो देखिए यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है दोस्तों? तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। संस्कृत में जो है इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या क्या? इंडिया। तो हमारा नाम जो इंडिया पड़ा है उसको किसने दिया है? तो ईरानियों और यूनानियों ने। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। और ईरानियों और यूनानियों ने जो है सिंधु को क्या क्या कहा है? तो हिंदोस और इंडोस कहा है तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या कहा? इंडिया। और इसी से हम लोगों के देश का नाम जो है इंडिया पड़ा। आइए देखते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब भारत कैसे पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम में जो है रहने वाले जो लोग समूह में लोग रहते थे उनके सॉरी जो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में जो है हमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो भारत नाम का समूह है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें मिलता है। दोस्तों आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं सभी चीज़ों को। देखिए ये है उत्तर पश्चिम में, ये है किरथर तथा ये है सुलेमान पहाड़ी। इसके बाद ये रहा दोस्तों देखिए सिंधु, और ये इसकी रही सभी सहायक नदियाँ। इन्हीं के किनारे जो है सबसे पहले आरंभिक नगर फले फूले। इसके बाद दोस्तों ये रहा जो है बिंद पहाड़ी और ये रहा गारो पहाड़ी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ये रहा बिंद पहाड़ी और ये रहा क्या है? गारो पहाड़ी। इन्हीं जगहों पर जो है सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। और विंध्य पहाड़ी के जो है उत्तर में, कहाँ पे? उत्तर में जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये दोस्तों रहा नर्मदा नदी, जहाँ पे सर्वप्रथम लोग रहना प्रारंभ किए थे कई लाख वर्ष पहले। तो दोस्तों ये सब रहा, देखिए मैप में भी आप लोग देखते हुए चलिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि क्या होती है। तो अतीत में हाथ से, देखिए ये सब चीज़ें, अतीत में जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का जो है प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। मेनू का अर्थ क्या आता है? हाथ। देखिए दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, और यहाँ पे जो है लैटिन भाषा के जगह पे आपको जो है ग्रीक भाषा दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर जो है लिखी जाती थी। तो जो पांडुलिपियाँ उस समय कहाँ लिखी जाती थी? तो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर जो ये लिखी जाती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पांडुलिपियाँ प्रायः मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये रहा चीज़। इसके बाद पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा जो है शामिल हुई हैं। तो जो पांडुलिपियाँ हैं वो किन किन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं? तो संस्कृत,
प्राकृत और तमिल, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। और यहीं पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, तमिल की जगह तेलुगु दे देगा, प्राकृत की जगह कुछ और दे देगा, मागधी दे देगा, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे दोस्तों। तो इस दोस्तों, आज की तरह पहले क्या होता था कि आज की तरह जो है लिखने के लिए कोई सामग्री तो थी नहीं। तो जो राजा महाराजा जो अन्य लोग होते थे, वो पत्थर अथवा कोई कठोर धातु होती थी, उस पे जो है लेख लिखवाते थे, तो उसी को क्या कहा जाता था? अभिलेख कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है शासक लोग हैं अभिलेख लिखवाया करते थे। देखते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अशोक का कांधार अभिलेख, देखिए कांधार एक जगह है अफगानिस्तान में, तो उसी जगह के नाम पे जो इस अभिलेख का नाम पड़ा है। अशोक का जो कांधार अभिलेख है, यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो जो अशोक का गांधार अभिलेख है, वो यूनानी तथा अरामाइक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शासकों के लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख भी अभिलेखों पर मिलता है दोस्तों। तो ये रहा अभिलेख के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पुरातत्वविद क्या होते हैं। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो प्राचीन काल में क्या चीज़ें मिली हैं, उसकी खुदाई करते हैं ज़मीन के अंदर से, और उसके आधार पे ये लोग जो है प्रिडिक्शन करते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा या क्या होता रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का वो कौन करता है उल्लेख? वो करते हैं पुरातत्वविद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। और इसके बाद लास्ट है पॉइंट, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। देखिए, वही मैं कह रहा था ना, उसके आधार पर लोग क्या करते हैं, वो प्रेडिक्शन करते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि जो वनस्पतियां होती हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो समय के अनुसार जो है वो सड़ गल जाते हैं, इसलिए उनके अवशेष जो है बहुत ही कम मात्रा में बच पाए हैं, या कहिए कि नगण्य हो गए हैं, वो बच ही नहीं पाए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है तिथियों का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, तो दोस्तों जो आज का कैलेंडर चल रहा है वो अभी इसी के अनुसार जो है चल रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष वर्ष के बाद से है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वर्ष 2024 का क्या मतलब है, अगर जैसे कि आज चल रहा है वर्ष 2024, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह जिस समय पैदा हुए थे, उसके 2024 वर्ष के बाद का मतलब जो है वो 2024 का कैलेंडर कहा जाएगा। कि अगर या तो हम ये कहें कि ईसा मसीह जिस समय पैदा हुए थे, उसके 2024 के वर्ष का बाद जो है वो 2024 है, या ये कहें कि वर्ष 2024 से पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका यही मतलब है। इससे बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझ लेना है। अगर यहाँ से प्रश्न बना तो दोस्तों ये कूट में बनेगा, मतलब पूरे पॉइंट्स दे देंगे और कहेगा कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, आपको बस ये केवल एक बार देख लेना है सही से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। एडी हिंदी में कहते हैं इसे ईस्वी, एडी को हिंदी में कहते हैं ईस्वी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ये आपको एडी का क्या मतलब है? तो जिस समय ईसा मसीह पैदा हुए थे, उसका मतलब है एडी। कभी कभी एडी की जगह पे जो है सीई, देखिए सीई और बीसीई जो है आज के टर्म में अब ये प्रयोग होने लगा है। तो कभी कभी एडी की जगह सीई कॉमन एरा तथा बीसीई की जगह जो है बीसी की जगह जो बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग भी होता है। अब लास्ट पॉइंट है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अगर ये प्रश्न बना तो कभी यहाँ से कोर्ट पे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं दोस्तों, उन्हें भी हम लोगों को देख लेना है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो आज से जो है 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने थे।
गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य कब विकसित हुआ, तो वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको जो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जो है विराज पाठशाला पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल विराज पाठशाला को ज्वाइन अभी कर लें, ताकि इसी प्रकार की कोई भी पीडीएफ वहाँ से आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के बाद आपको जो है रेगुलर एक वीडियो हिस्ट्री का मिलता रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, हो सके तो इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।